जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो हिंदी साहित्य की कक्षा है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जी हमारा पार्ट 2 है, आदिकाल से लेकर के हम जो है अध्ययन कर रहे हैं सभी लोग। तो सभी लोग पुनः एक बार जल्दी से लाइव आ जाएं, फटाफट से स्टार्ट होने वाली है आज की कक्षा। तो कहाँ पर पढ़ रहे थे हम? आदिकाल में हमने पढ़ लिया था, आदिकाल में विभाजन भी हमारा हो गया था। और कहाँ पर आ गए थे? कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा जाता है, रोड़ा। हाँ, यहाँ से यहाँ पर हमें अब यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से अध्ययन हमें पुनः करना है, तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग आ जाएंगे। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से एक बार पुनः आ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आ चुके हैं और अध्ययन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है अब। तो कल हमने पढ़ लिया था कि डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। ये चीज हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, सभी को पता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि डॉक्टर जो भयाणी हैं इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा था और पुष्पदंत को भवभूति कहा था, ये चीज हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रोड़ाकृत राउलवेल, जो है 11वीं शताब्दी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। जय कुमार जी, मनीषा जी, बहुत बढ़िया, सुमित्रा जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। रोड़ाकृत राउलवेल जो 11वीं शताब्दी की है, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि राउलवेल जो कृति है वो किस कवि की है, तब आपका उत्तर होता है रोड़ा कवि की है। ठीक है, और एक कब की है? तो 11वीं शताब्दी की ये मानी जाती है, याद रख लेना है। और जो है ये गद्य पद्य मिश्रित ये चंपू काव्य मानी जाती है, जो राउलवेल है ये चंपू काव्य मानी जाती है, सभी को याद रख लेना है। और ये प्राचीनतम कृति है और ये कहां से संबंधित है? धार मालवा, धार मालवा यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इसे शिलांकित कृति कहा जाता है, शिलालेख पर अंकित है इसलिए इसे शिलांकित कृति कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी शिलांकित कृति है, तब आपका उत्तर होना चाहिए राउलवेल। ठीक है, यहां तक हमारा अध्ययन हो चुका था कल। डॉक्टर दिनेश जी, आशीष जी, बिंदु जी, सुमित्रा जी, है ना, सोनू राय जी। अगला देख लेते हैं, रोड़ाकृत राउलवेल 11वीं शताब्दी लौकिक श्रृंगारी काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राउलवेल से नक्सिक वर्णन की श्रृंगार की परंपरा आरंभ होती है। यहां से एक का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का जो आरंभ है वो कहां से होता है? तो वो होता है राउलवेल से, याद रख लेना है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि 12 मासा वर्णन का आरंभ कहां से होता है, तब आपका उत्तर होता है बीसलदेव रासो से। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ कहां से माना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रोड़ा कवि की राउलवेल से। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हरिकेश जी, सच्ची कुमारी जी, भागचंद जी, अनीता जी, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक है। इसके रचयिता अद्दहमाण, जिसे अब्दुर रहमान भी कहते हैं, है ना, अब्दुर रहमान या अद्दहमाण कहते हैं। यह तीनों प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। ठीक है, तो सभी को याद रख लेना है
कि ये संदेश रासक जो रचना है ये किसकी है, अद्दहमान या फिर अब्दुल रहमान की है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, और ये संदेश काव्य है। अगला देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्य प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे देखो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है विजयपाल। सबसे कौन सी आती है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खोमाण रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है। परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ये जो 12 ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के आधार पर जो है आचार्य शुक्ल जी ने वीर गाथा नाम दिया या वीर गाथात्मक साहित्य प्रवृत्ति को पहचान की है, साहित्य प्रवृत्ति की पहचान की है। मनीषा जी, कुरैशी जी, सचिन जी, सच्ची जी, मनीषा जी, ठीक है। हाँ, सभी लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि नहीं आ रहा है? तो सभी लोगों को याद रख लेना है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खोमाण रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। ये 12 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है, वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों की पहचान की है। अगला देख लेते, विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नालकृत बीसल देव रासो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध हैं, ठीक है। सभी को याद रख लेना है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की, इनमें 11 संस्कृत के, 2 अभट्ट के तथा 1 मैथिली की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति ने कुल कितनी रचनाएं की हैं, है ना, और इनमें कितनी अभट्ट की हैं, कितनी संस्कृत की हैं और कितनी मैथिली की हैं, ये सभी को बताना है। तो इनकी 11 जो रचना है वो संस्कृत से संबंधित हैं और 2 हैं अभट्ट से संबंधित और 1 मैथिली से संबंधित पदावली है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी रचना विद्यापति की पदावली में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मैथिली में। कौन सी अभट्ट में है, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं इनकी अभट्ट में है, बाकी 11 रचनाएं जो है वो संस्कृत में है, ठीक है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनय जयदेव, कवि रंजन और कवि कंठहार आदि नामों से जाना जाता है। याद रख लेना। देखो मैथिल कोकिल को कितने नाम से जाना जाता है। देखो मैथिल कोकिल हमें पता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, लेकिन इन्हें कवि शेखर भी कहा जाता है, अभिनय जयदेव भी इन्हें कहा जाता है, कवि रंजन भी इन्हें कहा जाता है और कवि कंठहार भी इन्हें कहा जाता है। जो भी नोट कर रहे हैं वो सभी लोग जो है क्या कर लेना, नोट्स कर लेना, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अंकिता मिश्रा जी, पायल जी, सभी लोग, ठीक है। हाँ, कवि रंजन, कवि कंठहार, कवि शेखर, अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल इन्हें नामों से जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि विद्यापति ने अपनी कौन सी रचना को कहानी कहा है, तब आपका उत्तर होगा कीर्तिलता। कीर्तिलता यानी कि जो विकल्प नंबर नहीं, मतलब कीर्तिलता जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कीर्तिलता को क्या कहा है, कहानी कहा है, सभी लोगों को याद रखना है ना। काजल जी, रवि जी, हेमलता सेन जी, विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सेन जो द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है, इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन भी किया है। कीर्ति पताका अभी तक सूचना मात्र है ना। तो ये चीज आप सभी को याद रख लेनी है। यहां पर जो कीर्तिलता को कहानी कहा है वो किसने कहा है, विद्यापति ने कहा है, और जो इनकी कीर्तिलता है ये प्रबंध काव्य है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। आपसे पूछी जाएगी कि कौन सी प्रबंधकात्मक जो रचना है वो है, तो प्रबंध काव्य इसका, ठीक है। अगला है पदावली, विद्यापति के यश का आधार है। जो पदावली है वो विद्यापति के यश का आधार है और पदावली की जो रचना की गई है वो मैथिली भाषा में की गई है और इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। कवि का मन वैवाहिक संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से इसमें रमा हुआ है। विद्यापति के बारे में और जान लेते हैं। विद्यापति की पदावली भक्ति परक रचना है, श्रृंगार परक इस बात को लेकर काफी विवाद है। श्रृंगार परक है या भक्ति परक, इस बात को लेकर बहुत विवाद है विद्यापति के बारे में। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण आराधना गीत हैं, अतः कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि भी मानते हैं, ठीक है। तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल,
सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। नोट्स करो यहां से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से बताइए कौन से कवि हैं जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। तब आपका उत्तर होना चाहिए हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। इन विद्वानों को आपको नोट्स करना है। ज्योति जी, प्रियंका जी, है ना, सभी लोग नोट्स करके देखें कि जो श्रृंगारी कवि माना है विद्यापति को वो कौन कौन ने माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, सुभद्रा झा ने, रामकुमार वर्मा ने, हरप्रसाद शास्त्री और रामवृक्ष बेनीपुरी, इनने जो माना है वो क्या माना है, सभी लोगों ने माना है इन्हें श्रृंगारी कवि। ठीक है, ये श्रृंगारी कवि हैं या फिर भक्ति काल के कवि हैं, तो सभी लोगों को जो है पता होनी चाहिए इस बात में क्या है, विवाद है। बहुत बढ़िया, और भी देख लेते हैं और कौन सा हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। नोट्स करो, जो भी हमारे साथी नोट्स कर रहे हैं वो नोट्स करो। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें विद्यापति को भक्त कवि माना है। किसने? ब्रजनंदन सहाय ने, श्याम सुंदर दास ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखो इसको कैसे याद रखो, भक्त की बात जब आती है, भक्त, तो भक्त क्या कहता है कि हे भगवान सहाय करो, तो सहाय हो जाएंगे, इन्होंने भक्त माना है। ठीक है, किससे बोलते हैं? श्याम से बोलते हैं। श्याम मतलब कृष्ण से बोलते हैं। और कितनी बार बोलते हैं? तो हजारों बार बोलते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो विद्यापति को जो भक्त कवि माना है वो किसने माना है? सहाय मतलब जो है भक्त बोलते हैं कि सहाय करो, किससे बोलते हैं? श्याम से बोलते हैं। और कितनी बार बोलते हैं? हजारों बार बोलते हैं। तो सहाय, श्याम, हजारों, तो ये जो हो जाएगा वो हम याद कर लेंगे कि इन तीनों ने भक्त कवि माना है विद्यापति जी को। ठीक है, सभी को समझ में आया, याद हुआ कि नहीं हुआ? जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र आदि विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। जल्दी से लिखना है आपको, जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ और जनार्दन मिश्र। ठीक है, सभी को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एस रत्ती जी, जो टॉपिक हमारा है वो आदिकाल है। आदिकाल से हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, आदिकाल को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, जो जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, इन्होंने जो माना है वो रहस्यवादी कवि माना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए किन कवियों ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। तब आपका उत्तर होने चाहिए जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त या फिर जनार्दन मिश्र। ठीक है, इस प्रकार से सभी लोगों को लिखना है। काजल जी, रवि जी, एस जी, प्रियंका जी, हेमलता जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, इनके जो हैं श्रृंगार के ही हैं। कौन ने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, इनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों में नहीं समझना चाहिए, किसने कहा है? तब आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत बढ़िया, जय जिनेन्द्र जी, रामकुमार शर्मा जी, ज्योति जी। इसी प्रकार से हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और ना ही भक्त कहता है। कहां पर? मिथिला में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विद्यापति की पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करो, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्यापति की जो श्रृंगारता की पद से विद्यापति पदावली की श्रृंगारिक पदों की जो मादकता को नागिन की लहर कहा है, तो किसने कहा है? तब आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नोट्स करते जाओ, जो भी नोट्स कर रहे हैं वो सभी लोगों को नोट्स करना है। ठीक है, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो हमें याद करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। नोट्स करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? तब आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। ये चीज देखनी है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? बंगाल में वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। कहां पर? बंगाल।
बीसलदेव रासो में शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसलदेव रासो सभी को पता है किसकी रचना है, नरपति नाल की है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किसका वर्णन है, तो भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का जो है वर्णन है। हम सभी ने पढ़ा था कि बीसलदेव रासो के जो नायक हैं वो विग्रहराज हैं और इसकी जो नायिका हैं वो राजमती हैं, और इसमें ये अजमेर के शासक हैं। ये चीज भी याद रख लेनी है। अजमेर के आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि निम्न में से ऐसी कौन सी रचना है जिसमें अजमेर के शासक से संबंधी वर्णन है, तो आपका उत्तर होगा बीसलदेव रासो। जो रचना है नरपति नाल की, ठीक है, इसकी नायिका है राजमती और नायक हैं विग्रहराज, और ये श्रृंगारी काव्य माना जाता है। और आप सभी ने पढ़ा है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों की जो पहचान की है, जिन 12 रचनाओं से की है, उनमें भी बीसलदेव रासो का स्थान है। सभी लोगों को पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात देख लें, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा जो वर्णन है सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में मिलता है। एक चीज आपको याद रखनी है, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम जो है कहां मिलता है, तो बीसलदेव रासो में मिलता है। ये चीज सभी लोगों को याद रखनी है ना। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश जयमंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद्य ग्रंथ है, प्राकृत पेंगलम में अवश्य मिलता है। आपसे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या बनता है कि जो है हमीर रासो से संबंधित एक पद्य मिलता है, तो वो किस रचना में मिलता है, तो वो मिलता है प्राकृत पेंगलम में। और प्राकृत पेंगलम जो रचना है वो किसकी है, लक्ष्मीधर की है। ठीक है, सभी लोगों को पता है प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है, ये चीज पूछी जाता है, तो पूछा जाता है तो आपको उत्तर होगा, है ना, किसकी है, लक्ष्मीधर की है। और जो है हमीर विषयक एक पद्य मिलता है वो प्राकृत पेंगलम में मिलता है। ये चीज भी हमें जान लेनी है। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा फैक्ट है वो क्या है, जगनिक कृत परमाल रासो आला के रूप में पहचाना जाता है। जी हां दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। आपसे पूछा जाता है कि जो है किस रचना को आलाखंड भी कहा जाता है, या किस रचना का दूसरा नाम जो है वो आलाखंड है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। तो परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है, या फिर आलाखंड को परमाल रासो भी कहा जाता है, जिसके जो रचनाकार हैं कौन है, जगनिक हैं। ठीक है, एक प्रकार का लोक गान है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। सभी लोगों को पता है, सभी लोगों के बारे में ये पूछा जाता है कि जो परमाल रासो है, परमाल रासो के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है जगनिक हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कि क्या चीज हम अध्ययन कर रहे हैं। कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। एक क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे क्वेश्चन बन जाता है कि दलपति विजय जो रचना है वो किसकी है, तो सभी लोगों को पता है खुमाण रासो। खुमाण रासो से हम क्या लेंगे, गुमान, है ना। गुमान मतलब अगर कोई दल को जीत ले, कोई दल का पति है जो विजय प्राप्त कर देता है उसे गुमान हो जाता है, तो खुमाण रासो दलपति विजय के क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। इसमें 9वीं सदी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास की है। ठीक है, अब आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि खुमाण रासो के रचयिता कौन है, एक दलपति विजय। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ये जो रचना है वो कौन सी सदी की है, तब आपका उत्तर होता है 9वीं सदी का। ठीक है, और मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप और राज सिंह का वर्णन है। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें महाराणा प्रताप के जो है शासन से संबंधी वर्णन है वो कौन सी है, तो वो दलपति विजय है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी को याद रख लेनी है। हाँ, अगला देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत जो है माने जाते हैं। सभी लोगों को पता है पृथ्वीराज चौहान के जो शासन से संबंधित कवि थे, दरबारी कवि थे, वो चंद्रबरदाई थे। और चंद्रबरदाई जी ने जो है पृथ्वीराज के वीर गाथा यशोगान में एक रचना का एक महाकाव्य की रचना की, जिसका नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। सभी को पता है। और पृथ्वीराज जो रासो है इसमें कितने छंद हैं, 69 छंद हैं, 69 सर्ग, इसे सर्ग कहा जाता है, सर्ग या समय कहा जाता है। तो 69 सर्ग माने जाते हैं पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो को क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आदिकाल में अगर पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होता है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है,
और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि भी माना जाता है, सभी लोगों को पता है। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्दिष्ट, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा तथा ग्रंथ का महत्व निरूपण है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और इसका मूल रूप जो है सर्वाधिक विवादास्पद है, सभी लोगों को याद रख लेना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की जो विवादास्पद है वो क्या है, तो सर्वाधिक विवादास्पद इसका ऐतिहासिकता मानी जाती है। ऐतिहासिकता मतलब जो है इसकी रचना कब हुई है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, ये सबसे ज्यादा विवादित मानी जाती है। तो सभी लोगों को याद रख लेना, पृथ्वीराज रासो के बारे में एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है। डॉक्टर बुलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ को ना प्रकाशित करने की सिफारिश भी की थी। किसने? डॉक्टर बुलर ने की थी। सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं, ठीक है। इसकी प्रमाणिकता पर जो संदेह किया है वो इन लोगों ने किया है, और जो प्रमाणिक माना है वो किसने माना है? वो माना है मिश्र बंधुओं ने, कर्नल टॉड ने, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और श्याम सुंदर दास आदि ने। तो सभी लोगों को याद रख लेना है कि जो अप्रमाणिक माना है वो इन लोगों ने माना, इतने लोगों ने, और जो प्रमाणिक माना है वो मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन लोगों ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? प्रमाणिक माना है। सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। दिनेश जी, रवि जी, अंकिता जी, हेमलता जी, मेघराज जी, ठीक है। सभी लोगों को ये चीज याद रखनी है। अगला देख लेते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। एक चीज याद रख लेनी, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, यहां से आपका बनेगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी, ये जो कथन है वो किसने कहा है? तब आपका उत्तर आना चाहिए क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनसे इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। तो यहां से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में हुई है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पढ़ा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो 3 ग्रंथ माने जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम दिया। सभी लोगों को पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। और मिश्र बंधुओं ने, कर्नल टॉड ने, विष्णुलाल पंड्या, इन सभी ने क्या माना है? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। सभी लोगों को पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन लोगों ने प्रमाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने इसे अप्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया, ये चीज भी याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस शैली में लिखा गया है और किस भाषा में लिखा गया है, तो वो चीज याद रख लेनी है। ये लिखा गया है पिंगल काव्य शैली में, लेकिन जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये चीज भी याद रख लेनी है ना। और 69 सर्गों की इसमें बात होती है पृथ्वीराज रासो में, और यहां से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्या होते हैं कि पृथ्वीराज रासो किस काव्य शैली में लिखा गया? तो ये काव्य पिंगल शैली में लिखा गया। और ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया। सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। नोट्स नहीं कर पाते तो मत करो, पुस्तक खरीद लेना उपकार की। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का प्रमुख है, यद्यपि इसका अंगी रस जो है वो वीर रस है। जो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस कौन सा माना जाता है, तब आपका एक उत्तर होता है, क्या माना जाता है? वीर रस माना जाता है। अगर बात करें कि इसमें और दूसरा रस कौन सा होता है, तो वो श्रृंगार रस और वीर रस होता है। 2 प्रमुख रस होते हैं, लेकिन जो प्रधान माना जाता है वो वीर रस का प्रधान माना जाता है पृथ्वीराज रासो के बारे में, है ना। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षट ऋतुओं आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। इसमें चंद्रबरदाई साहब ने आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए।
पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड भी मिलता है। तो याद रख लेना है, विनय मंगल नामक खंड किस ग्रंथ में मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा जाता है, ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समय को क्या कहा जाता है? सर्ग कहा जाता है, ये चीज याद रख लेनी है। तो रंजना जी बहुत बढ़िया, कितने छंदों का प्रयोग किया है वो देख भी लेते हैं हम। तो पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो समय है वो कन्नबज्ज युद्ध है। एक क्वेश्चन यहां से आपका कंप्लीट होगा कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो समय माना जाता है वो कन्नबज्ज युद्ध माना जाता है। ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के वर्णिक छंद, वर्णिक मात्रक छंद मिलते हैं। ये चीज भी याद करो, नोट्स करो। कितने प्रकार के छंद मिलते हैं? तो 72 प्रकार के छंद मिलते हैं, सभी लोगों को याद रख लेना है पृथ्वीराज रासो में। किंतु छप्पय जो है चंद्रबरदाई का प्रिय छंद माना जाता है। चंद्रबरदाई के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रबरदाई का जो छंद है, प्रिय छंद है, वो कौन सा है? तो वो छप्पय छंद है। जो भी ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं, उपकार की यूजीसी नेट की है, कौन सी है? ओमकारनाथ वर्मा की, ठीक है। सभी लोग खरीद लेना। और ये जो है इसमें 72 प्रकार के छंद पाए जाते हैं, 69 इसमें समय हैं, तो ये चीज भी याद रख लेनी है। और सर्ग को समय कहा जाता है पृथ्वीराज रासो में। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में इतने सारे फैक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, है ना। और आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी कि वो जल्लड़ हत्य दे, पुस्तक जल्लड़ हत्य दे, पृथ्वीराज रासो की एक पंक्ति है जो हमने कल पढ़ी थी शाम की 9 बजे वाली क्लास में। उत्तरार्ध भाग के जो रचयिता माने जाते हैं वो चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ माने जाते हैं, पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम सन 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया था। ये याद रख लेना, किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम सन 1865 में पृथ्वीराज रासो को किसने प्रकाशित कराया था, तब आपका उत्तर होना चाहिए चार्ल्स इलियट, ठीक है। हाँ, तो याद रख लेना है। पृथ्वीराज रासो समझ में नहीं आया? पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी साहित्य, शायद अंकिता जी क्या समझ में नहीं आ रहा? पृथ्वीराज रासो समझ में नहीं आ रहा? पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और ये चंद्रबरदाई द्वारा रचित महाकाव्य है, ठीक है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जो वीरता है, जो उनके युद्ध हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें कितने छंद हैं, इसमें कितने सर्ग हैं, इसकी रचना किसने की है, ये हिंदी का कौन सा महाकाव्य है, ये सारी की सारी चीजें हम पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी लोगों को याद रख लेना है। शायद जिनका बैकग्राउंड अगर हिंदी साहित्य नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। पृथ्वीराज रासो का एक खंड है कैमास वध। कैमास मंत्री के कामांधक हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था, है ना। तो कैमास वध भी पृथ्वीराज रासो का एक खंड माना जाता है। और यहां पर हमने पढ़ा था कि जो कन्नबज्ज युद्ध है, ये कन्नबज्ज युद्ध सबसे बड़ा समय माना जाता है पृथ्वीराज रासो का, है ना। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी चंद्रकृत मात्र का प्रथमा अक्षरा दोहरा अब तक का उपलब्ध प्रथम बाबनी काव्य है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट में भी मैंने करवाया था कि प्रथम बाबनी काव्य कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा मात्र का प्रथमा अक्षरा दोहरा। ये किसकी रचना है? पृथ्वी चंद्रकृत, पृथ्वी चंद्र की रचना मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईएमपी है, याद रख लेना है, प्रथम बाबनी काव्य मानी जाती है। आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार अमीर खुसरो, उनकी पहेलियां, मुकरियां, दोष खुने अभी तक प्रचलित हैं। अमीर खुसरो के बारे में सभी जानते हैं, 14वीं शताब्दी, इन्हें आदिकाल के अंतिम चरण का कवि भी माना जाता है अमीर खुसरो को, सभी लोगों को याद रख लेना है, हाँ, है ना। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। अमीर खुसरो की भाषा, अमीर खुसरो के नहसो पर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत अध्ययन है। ये चीज याद रखनी नहीं है, भारतीय बोलियों, एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किस रचना में है, तो आपका उत्तर होगा नोहसे पर में। और नोहसे पर किसकी रचना है, तो वो अमीर खुसरो साहब की है। तो ये चीज आपकी जो है यहां पर क्लियर होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बनता है कि तोताए हिंद,
तोताए हिंद की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी मोहन शर्मा जी, हेमलता जी, अंकिता जी, सविता जी, मनोज जी, पुष्पेंद्र जी। तोताए हिंद की जो उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। किसे? अमीर खुसरो को। सभी लोगों को याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, पूछा भी जाता है। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने आवाज खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि आवाज खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो खुसरो ने की थी, संगीत के क्षेत्र में की थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदी नाम दिया। ठीक है, सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। किसको क्या समझ में नहीं आया है वो जल्दी से बताया करो, फटाफट से लिखा करो। बहुत बढ़िया यादव सानी जी, रवि जी, है ना, जल्दी जल्दी बताया करो। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो है। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है और कई बार पूछा भी गया है, आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, तब आपका उत्तर होता है अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो। ये जो है नोट्स कर लेना, अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम माना जाता है। ज्योतिषो ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स करो जो भी नोट्स कर पा रहे हैं। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिषो ठाकुर की है। मैंने आपको याद करवाया था कि यहां पर आया है वर्ण, और वर्णों को हमें कैसे पढ़ना है? ज्योति में पढ़ना है। तो वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार माने जाएंगे वो ज्योतिषो ठाकुर माने जाएंगे। 14वीं सदी की यह रचना मानी जाती है और इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये चीज हमें याद रखनी है। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराजा बांकीदास की कुकवि 32 में हुआ है ना। आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन दोस्तों कि डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में हुआ है? तो सबसे पहले जो हुआ है कुकवि 32, और कुकवि 32 किसकी रचना है? तो कविराजा बांकीदास जी की है। ठीक है, तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बनते हैं? डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो डिंगल का किया है किसने, किस रचना में हुआ है? तो कुकवि 32 में हुआ है। कुकवि 32 किसकी रचना है? तो कविराजी बांकीदास की ये रचना मानी जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है डिंगल साहित्य गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया। डिंगल साहित्य जो है गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया, और जब दोनों विधाओं में कोई रचना होती है गद्य और पद्य में, तब उसे हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, गद्य और पद्य काव्य के मिश्रण को हम चंपू काव्य कहते हैं। और जो राउल बेल रचना है, राउल बेल जिसे शिलांकित कृति कहा जाता है, एक गद्य और पद्य काव्य में लिखी गई और इसे चंपू काव्य कहा जाता है। सभी लोगों को पता है। पद्य में यह साहित्य रासो प्रकाश, रूपक और बचनी का रूप में, तथा गद्य में ख्यात बात, विगत पीढ़ी और वंशावली आदि रूपों में ये मिलता है। ठीक है, जहां जो क्वेश्चन बनते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो मैं बताता जाता हूं। बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है कि कोई भी फैक्ट आपका छूटने वाला है। राठौड़ारी ख्यात में भट्ट केदारकृत, जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कविकृत जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों कि जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तब आपका उत्तर होता है भट्ट केदार की। किसकी है? भट्ट केदार। भट्ट केदार की है जयचंद्र प्रकाश, और जय मयंक जस चंद्रिका ये रचना मधुकर कवि की है। सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। जयचंद्र प्रकाश रचना के रचनाकार कौन है? तो भट्ट केदार हैं, और इनका जो वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। ये चीज सभी को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है बसंत विलास आदिकाल की अत्याधिक सरस साहित्य कृति है। बसंत विलास आदिकाल की अत्याधिक सरस साहित्य कृति है। अब सभी को बताना है बसंत विलास की रचनाकार कौन है। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे बसंत जो विलास की रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो फटाफट कमेंट में लिखो। और बसंत काल आदिकाल की अत्याधिक सरस साहित्य कृति है, इसके रचयिता का नाम क्या है? जल्दी बताओ, अगर किसी को पता है तो फटाक से बताना है। जल्दी बताओ, बसंत विलास की रचनाकार कौन है? किसी का उत्तर अभी तक नहीं आया। बसंत विलास के रचनाकार किसी को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि बसंत विलास के जो रचनाकार हैं, इसका जो है अभी तक पता नहीं चल सका है, इसलिए किसी का उत्तर भी नहीं आया। बहुत बढ़िया। चरचरी अथवा चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। इसका प्राचीनतम प्रयोग जो है, इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरीकृत समरा इच्ची कहा में मिलता है। समरा इच्ची कहा में मिलता है ये चीज। नेक्स्ट है बसंत ऋतु होली आदि के अवसर पर गाए जाने वाला मादक गीत फागु कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, है ना,
तो याद रख लेना, बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला जो मादक गीत है वो क्या है? फागु गीत, से फागु कहा जाता है ना। आदिकालीन बसंत विलास फागु, बरह देसावरी फागु, स्थूलभद्र फागु, नेमिनाथ फागु इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। ये फागु संबंधित जो रचनाएं हैं, जैसे रासो परंपरा चली, ऐसे फागु, बसंत विलास फागु, बृह देसावरी फागु, स्थूलभद्र फागु, नेमिनाथ फागु, ये भी एक परंपरा है। जिनचंद सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन है, बसंत विलास जैनेतर फागु है। तो इनके बारे में ये अधिकांश जो रचना है ये हमेशा नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है, लेकिन इनके बारे में जानना अधिक जरूरी है। आदिकाल में लोक भाषा काव्य की भी प्रचुरता रही है। इनमें ढोला मारूरा दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। लोक भाषा काव्य ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, फटाफट कमेंट में लिखो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी मानी है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जल्दी जल्दी से सभी लोगों को बताना है, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संतोष जी बता रहे हैं कल्लोल और भवानी जी बता रहे हैं कुशल लाभ, ठीक है। तो हाँ, बुक नेट की है, नेट की बुक है, तो कुशल लाभ इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कई पुस्तकों में इसका कल्लोल कभी भी मिलता है, कल्लोल कभी भी मिलता है। तो याद रख लेना, अगर आपके विकल्प में कल्लोल आता है, कल्लोल और कुशल लाभ विकल्प में एक साथ नहीं आएगा, है ना। अगर कल्लोल आता है तो कल्लोल आपको लगाना है, और कुशल लाभ अगर आता है तो कुशल लाभ लगाना है, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, ये चीज भी याद रख लेना। प्राकृत पेंगलम आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह ग्रंथ है जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित हैं। जी हां, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो नाम दिया है वो किसने दिया है? जल्दी से कमेंट में सभी लोग बताएंगे, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन आपको बताना है। और साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, दूसरा है साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। फटाक से जिस पे भी बनता है वो क्वेश्चन बताएंगे। प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण जो है मिलता है। और प्राकृत पेंगलम जो रचना मानी जाती है वो लक्ष्मीधर की मानी जाती है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे, है ना। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के कमेंट सही आ रहे हैं। सविता जी, सोनू जी, संतोष जी, टुक टुक जी, पुष्पेंद्र जी, मनोज जी, ममता जी, बहुत बढ़िया। प्राकृत पेंगलम में कुछ पद्य कवि बब्बर द्वारा रचित हैं। इनकी कविताओं में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका भी चित्रण मिलता है। मौलाना दाऊद कृत चंदायन प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, ठीक है। चंदायन जो है सूफी काव्य धारा की प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ माना जाता है। और ये किसकी रचना है? तो मौलाना दाऊद की है, ठीक है। मुल्ला दाऊद जिसे हम बोलते हैं, चंदायन की रचना माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। ये चीज भी लिखना है, सभी को याद रखना है। कौन सी बुक में 68 छंद हैं? सभी लोग बताएंगे। सविता जी, कौन सी बुक में 68 छंद हैं बताओ। आदिकालीन पूर्व प्रमुख जो उक्तियां हैं वो देख लो। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धक्कार। ये किसने कहा है? तो ये जगनिक ने कहा है। जगनिक जी आला खंड के रचयिता माने जाते हैं। और आला की रचना है 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, ठीक है। ये आला की मानी जाती है, जगनिक जी की मानी जाती है। तो सभी लोगों को याद रख लेना है। पुस्तक जल्लड़ हथ दे, पुस्तक जल्लड़ हथ दे, चली गज्जन नृपकाज, है ना। पुस्तक जल्लड़ हथ दे, चली गज्जन नृपकाज। मैंने बताया था कि पृथ्वीराज रासो का जो उत्तरार्ध भाग है वो किसने पूर्ण किया है? वो जल्लड़ ने किया है। जल्लड़ पृथ्वीराज चंद्रबरदाई के पुत्र थे। तो इन्होंने क्या कहा है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे, चली गज्जन नृपकाज। ये चंद्रबरदाई की रचना है, पृथ्वीराज रासो से संबंधित है, ठीक है। तो जितने भी ये पंक्तियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। ये चीज भी सभी लोगों को याद होनी चाहिए। यूजीसी नेट में पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, पीजीटी में पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। सभी लोगों को पढ़ते जाना है। अब थोड़ी सी ग्रंथ बताना है, सभी लोगों को बताना है।
पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। तो सभी को पता है ना कौन है पृथ्वीराज रासो के? चंद्रबरदाई हैं, ठीक है। हाँ, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंदा, चंदा है ना, इसलिए पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। इस प्रकार से याद भी रख लेंगे। खुमाण रासो के दलपति विजय, खुमाण रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। और सभी को पता है कि जो है अगर कोई दल का पति विजयी हो जाए तो उसे गुमाण हो जाता है, तो गुमाण रासो या खुमाण रासो है ना। विजयपाल रासो के जो रचनाकार हैं वो नल्ल सिंह भाट है, नल्ल सिंह भाट। और मैंने आपको याद करवाया था कि अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपने गदर फिल्म देखी होगी, गदर फिल्म, सन्नी देओल ने विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड़ लिया था, नल, तो नल्ल सिंह भाट हो जाएंगे, नल्ल सिंह, ठीक है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट की है। और बीसल देव रासो नरपति नाल जी की है ना। बीसल देव रासो जो नरपति जी की, यहां पर आया है पति और यहां पर आया 20, तो पति जो होते हैं वो 20 नहीं होते, तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल जी की। परमाल रासो आलाखंड, तो एक चीज याद रख लेनी है, परमाल मतलब दूसरों की सामग्री है ना, दूसरों का माल जो है अगर आपको लेना है तो रात में जगने होना होगा, जगना पड़ेगा, ठीक है। और परमाल रासो को आलाखंड कहा जाता है, तो आलाखंड रात में पढ़ा जाता है, जग करके पढ़ा जाता है, तो जगने किसके रचनाकार माने जाएंगे? जयचंद्र प्रकाश, ये भट्ट केदार की है, किसकी है? भट्ट केदार की। और केदार की जब बात होती है तो केदारनाथ में कौन जी हैं? शंकर जी हैं। केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो शंकर जी की हम क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं, जय। तो केदार, भट्ट केदार की है जयचंद्र प्रकाश, तो ये भी याद रखनी है। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि की है, ठीक है, मधुकर कवि की ये रचना हो जाएगी। ढोला मारूरा दुहा, एक कुशल लाभ की है, यहां पर आया है ढोला, तो ढोला हम पढ़ते हैं ढोल, ढोल पढ़ लेते हैं ढोल। और ढोल वही बजा सकता है जो कुशल होगा बजाने में, कुशल होगा, तो ढोला मारूरा दोहा कुशल लाभ की होगी। बसंत बिहार, ये इसके अज्ञात कवि हैं। जवाहर खुसरवी, खुसरो की हिंदी कविता। और खालिक बारी, ये किसकी है? अमीर खुसरो जी की है। और अमीर खुसरो जी जो है अंतिम कवि माने जाते हैं, किस चीज के अंतिम कवि माने जाते हैं? ये माने जाते हैं, विद्यापति के बारे में पढ़ लेते हैं कि विद्यापति जो हैं, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपता का इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। राउलबेल किसकी रचना है? तो रोड़ा कवि की है, रोड़ा कवि। आपने देखा होगा कि पेड़ वृक्ष जो रहते हैं, वृक्ष, उन पर बेल चढ़ जाती है, इस प्रकार की बेल, और जब आप वृक्ष पर चढ़ते हो तो ये क्या बनती हैं? रोड़ा बनती हैं वृक्ष पर चढ़ने के लिए। तो राउलबेल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रोड़ा कवि होंगे, ठीक है। तो इतनी सारी रचनाएं जो हैं जो हमें याद रख लेनी है। और अब जो हम देखेंगे वो पंक्तियों के बारे में देखेंगे, पंक्तियों के बारे में देखेंगे। मनहु कला सभान कला 1600 बन्निये, बाल बैस ससिता समीप अमृत रस पिन्निये, ये जो है वो किसकी है? सभी लोग बताएंगे। ये जो पंक्ति है जल्दी जल्दी से बताना है। मनहु कला सभान कला 1600 बन्निये, बाल बेस ससिता समीप अमृत सर रस पिन्निये, ये चंद्रबरदाई जी की पंक्ति है ना। बहुत बढ़िया। पंडिय सल सत्य बखाणई, देह ही बुद्ध बसंत न जाणई, अमड़ा गमण ड़ा तैन बिखंडई, तो भी पिलज्जई भड़ई हूं पंडई, ये किसकी है? पंडित की बात आ रही है, तो यहां पर पंडित आ रहा है। और पंडित जो राहुल सांकृत्यायन हैं, उन्होंने सरहपा को सिद्ध साहित्य का प्रमुख कवि माना है, हिंदी का प्रमुख कवि माना है। तो पंडी आ रहा है, तो पंडित से याद रख लेना कि ये किसकी है? सरहपा जी की है, ठीक है। हाँ, याद रख लेना है ना। नाद ना बिंदु ना रवि शशि मंडल चीरा सहाबे मुकल, नाद ना बिंदु ना रवि शशि मंडल चीराओ सहाबे मुकल, ये सरहपा जी की पंक्ति है। सरहपा जी की नाद ना बिंदु रवि शशि मंडल चीराऊ सहाबे मुकल, ये सरहपा जी की पंक्ति है। जिहि मन पवन ना संचरई, रवि शशि ना है बवेश, तही बट चित्त बेसाम करू सरहे कहीं ओबेश, ये जो है ये किसकी है? तो सभी लोग बताएंगे ये किसकी है? ये सरहपा जी की है। जिहि मन पवन ना संचरई, रवि शशि ना है पवेश, तही बट चित्त बेसाम करू सरहे कहीं ओबेश, ये जो पंक्ति मानी जाती है इस सरहपा जी की मानी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली जो क्लास होगी वो हम पंक्तियों को कवर करेंगे, इन सारी की सारी पंक्तियां हैं
और भी इसके आगे जो भी है आदिकाल से संबंधित वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। बिहारी लाल जी, ज्योति जी, सविता जी, अंकिता जी, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये जो है क्लास आप सभी के लिए बिल्कुल निरंतर क्लास चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। और ये उपकार की पुस्तक है, कोई भी नेट की ओमकार नाथ वर्मा की है वो खरीद सकते हैं। प्रियंका जी, निशा जी, रेखा जी, सबिता जी, यादव सानी जी, डॉक्टर दिनेश जी, हरिकेश जी, हेमलता सेन जी, कुरैशी जी, अंकिता जी, है ना, और रूबी जी, धीरू जी, मधुराज जी, भागचंद जी, रोहित जी, ओपी जी, रवि जी, सुमित्रा जी, यादव जी, ज्योति जी, दिनेश कुमार जी, सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, याद नहीं हुई क्या दिनेश जी? मैंने याद करवाने का भी प्रयास किया है कि आपको याद हो जाए रचनाएं, तो रचनाएं याद नहीं हुई। किसको याद नहीं हुई रचनाएं? बहुत सारे लोग हैं, ममता जी, मनोज जी, कुरैशी जी, है ना, जलालुद्दीन जी, संतोष जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हमारी जो कक्षा लगती है वो 4 से 5 बजे तक ये विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद से जो भी अच्छे से पढ़ रहा है, जो भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, जो भी नेट वाले हैं, उन सभी के लिए जो है बहुत बढ़िया ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक के बाद और भी जो भी हमारा अध्ययन होगा, जो भी और पुस्तकें होंगी, सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो सबसे अच्छी बुक है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को लिए भी खरीदना है तो ओमकार नाथ वर्मा की उपकार की पुस्तक बिल्कुल खरीद लें, ताकि और अच्छा भी होगा। आप घर पर भी अध्ययन करेंगे और हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। अनूप कुमार जी, ओमकार नाथ वर्मा की उपकार की है, सभी लोग खरीद लेना। यूजीसी नेट उपकार, यूजीसी नेट जो है ओमकार नाथ वर्मा, हाँ ऑथेंटिक नहीं है, ओपीजी ऑथेंटिक नहीं है, बट जो है बहुत बढ़िया इसमें फेस जो है फैक्ट दिए हैं, तो सभी लोग ये ले लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ, रवि के पास पुस्तक है और अनूप जी, दिनेश जी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का वीडियो यहां पर खत्म करते हैं। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक